अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 रोज़ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में शहर की हालत ज़ार, तजावुज़ात और नालों की सफाई के मामलात पर समाअत कर रहे हैं। आज की समाअत पर चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी करते हुए शहर के तमाम नालों की सफाई NDMA के हवाले करने का हुक्म दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नालों के अतराफ से तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए 3 महीनों का अल्टीमेटम भी दिया है और 3 महीनों में NDMA से रिपोर्ट भी मांग ली है। समाअत के दौरान कराची में नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। अदालत में मौजूद एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि हम नालों की सफाई के लिए जाते हैं तो लोग मारना शुरू हो जाते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यही तो आपकी हुकूमत की रिट है, सारे शहर के अंदर गटर का पानी भरा हुआ है। अदालती रिमार्क्स पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि 2 माह में हाजी लीमू गोट क्लियर हो जाएगा, ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट है। फिर उसके जवाब में चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप लोगों को हुकूमत करते हुए कितने साल हो गए हैं, आपकी लोगों के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए, मगर आपने लोगों के साथ किया क्या है? आप लोगों ने पूरे कराची को गोट बना दिया है। पूरे शहर, जो पूरा शहर है, ये गलाजत और गटर के पानी से भरा हुआ है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि मुकम्मल तबाही है और सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हुक्मरान सिर्फ मजे कर रहे हैं, यहाँ माफिया ऑपरेट कर रही है, कोई कानून की अमलदारी नहीं है। पूरी हुकूमती मशीनरी सब मुलविस है, अफसरशाही सब मिले हुए हैं, करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। गैर कानूनी दस्तावेजात को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पैसा चलता है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि जो विफाक है ये कराची के मामले पर अब संजीदगी से सोच रहा है, तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन फैसला जल्दी होगा। अब सवाल ये है कि कराची में इख्तियारात के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास क्या आईनी और कानूनी ऑप्शन हैं? क्या आर्टिकल 149 के नफाज की बहस फिर से शुरू होने जा रही है? क्या कराची में आर्टिकल 149 का नफाज काबिल अमल है भी या नहीं? और क्या इससे कराची के मसाइल हल हो जाएंगे? जबकि अहम बात यह है कि नैब के खिलाफ जब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब भी कोई रिमार्क्स आते हैं तो पीपल्स पार्टी खूब शोर मचाती है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में नैब को ख़त्म कर दिया जाए। नैब के रहने का तो कोई जवाज़ ही नहीं बनता। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कराची में मुकम्मल तबाही है, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है, तो क्या पीपल्स पार्टी इसको अपनी नाकामी और नाअहली तस्वुर करेगी? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून है एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये जो पिछले 3-4 दिनों से सुप्रीम कोर्ट की समाअत हो रही है कराची की हालत ज़ार के हवाले से, इस पर जो आज स्पेशली ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाक बिल्कुल संजीदगी से सोच रहा है कि कौन से आइनी और कानूनी तौर पर मामलात हैं जिस पर जो विफाक है वो इस पर जो है ना वो मदाखलत करे, कोई काम करे, कराची को आके टेक ओवर करे। आपके ख्याल में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं सर? शादिया, पहली तो बात ये है जो मैं बार बार कह चुका हूँ और फिर आपके तवसत से कहूँगा, और आज तो मैंने एक देखी है न्यूज़ रील 1960 की, 1960 की एक न्यूज़ रील है गालिबन BBC या किसी फॉरेन इदारे की, जिसमें कराची के इसी सीजन में पूरा फ्लड और सैलाब और नाले भरे हुए और नाले उबलते हुए और सड़कों पे और गटर्स में से निकलता हुआ, वो आपको मिल सकती है, वो मिल जाएगी सोशल मीडिया पे। वो 1960 की है। 1960 को आज कितने साल हो गए? 60 साल। 60 साल से ये इंतजामिया भी यही है, ये बल्दियाती इदारे भी यही हैं, ये हुकूमतें भी यही हैं। ज़्यादातर 1960 के बाद फौजी हुकूमतें आई हैं, लेकिन अब हुकूमतें भी वही हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी वही हैं और जज भी वही हैं। जज साहिबान को इस दायरे से बाहर नहीं है। 60 साल से क्या किया है अदलिया ने इस बारे में, जो आज किसी पे बरम हो रहे हैं? ये हर किसी को अपने गिरेबान में देखना है। ये कोई एक ये मजाक उड़ा के, अदलिया ने कोई गलत बात तो नहीं की सर? जो हो रहा है
जो हाल है वही बताया ना, जो रियलिटी है, ज़मीनी हकायक है, जो पिक्चर है वही दिखाई है अदालत ने। ये बताया जा रहा होता, ये बताने की बात नहीं है, ये करने की बात है, ये करने की बात तो ये है। करना तो सिंध हुकूमत ने है ना। 60 साल से किसी ने नहीं किया, 60 साल से बशमूल अदलिया के किसी ने नहीं किया। अब सबसे आसान काम ये है शाजिया, सबसे आसान काम कि मेरे पास इख्तियारात हों और जिम्मेदारी ना हो। नाला साफ कराने की मेरे पे जिम्मेदारी ना हो, पर इख्तियार मुझे हो कि मैं जिसको बुरा भला कहना चाहूँ, जिसको जिम्मेदार ठहराना चाहूँ, उसको जिम्मेदार ऊंची कुर्सी पे बैठ के जिम्मेदार ठहराता रहूँ। ये फेयर बात नहीं है। इस तरह ना इंतज़ामिया चल सकती है, ना हुकूमतें चल सकती हैं, ना अदालतें चल सकती हैं। अदालतें भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से और कुछ जस्टिस ऐसे पहले भी थे, वो सिर्फ इन्हीं पे बातों में लग गए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन पे, या तो आप 17 जजेस हैं, आप 17 जजेस संभाल लें भाई, इंतज़ाम खुद संभाल लें और सफाई करा के दिखा दें हमें, बड़ी अच्छी बात होगी, हम ममनून होंगे, सारी कौम। एतजाज साहब, चलें वो रियलाइजेशन तो किसी इदारे की तरफ से हो रही है, अब अदलिया का काम नहीं है। आखिर अगर किसी इदारे को बताया जा रहा है कि उसकी ये गलती है, नाकामी है, तो उसको करना या काम करवाना तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है ना चौधरी साहब। देखो यही तो बात है ना, जिम्मेदारी और इख्तियारात, ये इससे कंफ्यूजन होती है। इससे आपके पास जब केस आए, आप उसका फैसला करें। आप ऑब्जर्वेशंस देना तो कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऑब्जर्वेशंस पे हुकूमतें या अदालतें चल सकती हैं। जजों का काम है फैसले सुनाना, ऑब्जर्वेशन देना नहीं। ये कोई फैसला नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन के ये चलिए अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन को एक साइड पे हम रख दे, आपकी ऑब्जर्वेशन पूछ लूं, पिछले 12 सालों से पीपल्स पार्टी सिंध में जो है ना वो रूल कर रही है। उसके बाद अगर आज भी नालों की भरे हुए हैं, नालों पर तजावुजात कायम हैं, गटर उबल रहे हैं, आज भी बारिश होती है, करंट लगने से इतने लोग मर जाते हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है? सड़कें वहाँ नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, कौन जिम्मेदार है इसका? ये नाकामी नहीं है सिंध हुकूमत की? अगर मैं आपकी ऑब्जर्वेशन पूछूं। हाँ, इसमें जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की भी अब आएगी, सबकी आएगी, क्यों नहीं आएगी? बल्दियाती इदारों की भी आएगी, सिंध हुकूमत की भी आएगी, जो MPAs और MNAs हैं वहाँ के कराची के, उनकी भी आएगी। और जो अदालतों में जिस तरह रिकॉर्ड के खुर्द बुर्द होने और जो किरदार किसी अदालती एहलकार का हो जाता है चाइना कटिंग वगैरह में, जो स्टे ऑर्डर्स हो जाते हैं, जो मतलब फैसले नहीं होते जिन मामलात पे, उस पे अदलिया का भी आएगा, का भी हिस्सा होगा। कोई अकेला जिम्मेदार नहीं है इसमें, कोई अकेला जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब मुजरिम हैं। मरियम बीबी नैब के सामने पेश होने गई, एक हल्ला बोल दिया कारकुनों ने। मुस्लिम लीग नून नैब वालों पे इंतज़ामिया पर सारा ब्लेम डाल रही है, इल्ज़ाम लगा रही है। नैब कह रही है कि ये लोग प्री प्लान था, एक रात पहले ही PTI वाले कह रहे हैं सब कुछ हो गया था, पैसे दिए गए, गाड़ियों में पत्थर रखवाए गए, प्री प्लान था। अगर मैं आपकी ऑब्जर्वेशन पूछूं, आपने भी ज़ाहिर है कल सारा दिन TV देखा होगा, सारी फुटेजेस देखी होंगी, कौन पत्थर रख रहा है, किसकी गाड़ी में रख के जा रहे हैं, कहाँ से पथराव हो रहा है। इवन के नून लीग वाले तो ये कह रहे हैं ये कातिलाना हमला था, लेज़र गन्स का इस्तेमाल किया गया, ये कत्ल करने की साजिश थी मरियम नवाज को। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, मैंने सारा दिन तो मेरे पास कभी भी टाइम नहीं होता कि मैं टीवी के सामने ही बैठा रहूं। अच्छा। मैं टीवी के सामने, मैं काम करने वाला मजदूर आदमी हूं, कोई ना कोई काम होता है। आजकल चूंकि ज़रा पाबंदी है कोविड की और हालतों में नहीं जा रहा हूं, तो लिख रहा हूं कुछ, लॉयर्स मूवमेंट पे लिख रहा हूँ, कुछ सवाने लिख रहा हूँ अपनी, बहुत कुछ लिखने को है, बहुत कुछ सामने है। पर बहरहाल
ये जितना देखा है मैंने मीडिया पे, उसमें तो एक चीज बड़ी वाज़ेह, बड़ी अजीब बात हुई है। क्या? आपने भी जो सवाल किए, पत्थर मारे, लेजर गन, वो ये, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। वो सवाल के 200 एकड़ बीबी आपके पास कहाँ से आए? हाँ। वो सवाल गायब भी हो गया है। सही बात है। आपने नोटिस किया कि वो कोई सवाल कर ही नहीं रहा। सही बात कि है। वो खातून जो कहती थी कि मेरी तो पाकिस्तान, लंदन या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, उनसे जब ये सवाल किया गया था कि 200 एकड़ आपके नाम कहाँ से आए, तो वो सवाल सारा गायब है, किसी ने नहीं। आज के जितने टेलीविजन प्रोग्राम्स हुए, मैंने एक दो देखे हैं, एक दो बीच में से, जिन पे ये बात हो रही है, कोई बात नहीं कर रहा। कोई नून लीग वाला बात नहीं कर रहा, कोई नैब का अगर कोई नुमाइंदा है या हुकूमत का है, वो नहीं बात कर रहा, कोई दूसरी किसी जमात वाला कोई बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं पूछ रहा या जवाब दे रहा कि वो 200 एकड़ कहाँ गया। वो गायब ही हो गया। हाँ। जो असली मुद्दा था वो गायब हो गया, वो हड़प हो गया। नहीं, हड़प कैसे हो सकता है? चले, वो तो कल की एपिसोड के बाद हड़प हो गया भाई, अगली पेशी भी तो होगी ना, अगली पेशी में जवाब पड़ेगा ना। अगली पेशी अब ये भी बड़ा एक अजीब बात है। मतलब मैं हैरान होता हूँ, रश करता हूँ इन एक है कराची के लाडले, एक पार्टी है कराची के लाडले, उनको मैं कहता हूँ MQM है। एक है जो इस्टेब्लिशमेंट के बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो नून लीग वाले हैं। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट पे ये हमला कर दे, सुप्रीम कोर्ट पे, चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम पे, कुछ नहीं कोई कहता। ये जजों को फोन करके उन पे दबाव डाल के उनसे को कहें कि आपने बीबी शहीद को इतनी सजा देनी है, आसिफ अली जरदारी को इतनी सजा देनी है। जज उनके डर से उन्हीं उसी फोन पे बताएं कि हम सजा देंगे और 5-5 साल सजाएं और सारी जायदादें जब्त कर लें। जज तीनों डिसमिस हो जाते हैं, तीनों जज घर चले जाते हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहता। फिर सानिया मॉडल टाउन सबसे बड़ी मिसाल, सानिया मॉडल टाउन आप देखें क्या और कैमरों के सामने हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पत्थर जो आज आए हैं ये कैमरों के सामने आए हैं। बिल्कुल। ये तो मतलब है आपके मीडिया ने सारे ने दिखाया है और इन्होंने नैरेटिव ही बदल दिया। और नैरेटिव सिर्फ बदल ही नहीं दिया, वो 200 एकड़ वाली बात बीच में से खत्म ही हो गई। अच्छा, आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब के गायब होने की कोई वजह ना? सियासत को एक जगह अपनी जगह अलग छोड़ दें। अगर वो कह रहे हैं कि कातिलाना हमला हुआ है मरियम बीबी पर, तो उन शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, वो उनके चचा हैं, वालिद उनके बाहर हैं, तो शहबाज शरीफ साहब कहीं कल मंजर पर नज़र नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ नज़र नहीं आए, तो आपको इसकी क्या वजह लगती है? लगता है कि दो डिफरेंट बयानिए हैं पार्टी के? वो तो बताया लगता है वैसे। क्योंकि अगर पार्टी का ये एक बयानिया है कि कातिलाना हमला हुआ है मरियम पे, तो फिर तो पार्टी को बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए, बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। इतने ज्यादा लोग भी नहीं थे वहां वैसे, ये मैं आपको बता दूं। आप कैमरा, वो जो ऊपर के कैमरा होता है, ड्रोन कैमरे की जितनी फुटेजेस देखेंगे तो 100-150 आदमी था जो था इस मरियम के साथ। इससे ज्यादा नहीं था, इससे कम ही होगा। सही। और अब फुटेज है, आप जो फुटेज वर्टिकली आप देख लें तो उससे सारी चीज। आखिरी सवाल, एपीसी का कोई लग रहा है आपको कोई बामकसद हो सकती है एपीसी, या इसका कोई नतीजा निकलेगा, या माजी की तरह बस ऐसे ही अलामती एपीसी होगी, 4 जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, कोई एजेंडा ले आएंगे सामने, लेकिन उसका निकलेगा कुछ नहीं? आपको लग रहा है कोई एपीसी होगी भी या नहीं? शिस्त तो हो सकती है, हो जाए नशिस्त। और एपीसी से आगे अगला कदम जो है वो तभी होगा जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो कदम लेंगे, और वो कदम शहबाज शरीफ को लेना पड़ेगा। लेकिन वो बिलावल के कंधों पे डालना चाहते हैं। नहीं, वो तो नहीं, वो बिलावल के कंधों पे क्यों? देखें, अगर बिलावल चेयरमैन बिलावल फर्ज करो ये कंधे अपने पे ले लेते हैं, मैं तो उनको कहूंगा कि अपने कंधे पे बिल्कुल ना लें। उसकी वजह बताता हूँ। अगर वो अपने कंधे पे ले लेते हैं और वो सिंध से कराची से शुरू करते हैं को मार्च टू इस्लामाबाद, तो जो ही कराची सिंध से दाखिल होंगे पंजाब में,
तो ये कहना लोग शुरू कर देंगे कि सिंध हुकूमत ने अल्लाह बोल दिया पंजाब पे, सिंध हुकूमत ने अल्लाह बोल दिया, सिंध और पंजाब की लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये हम अफवाह नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है। ये पहला कदम जो घर से बाहर निकालने का पहला कदम है, और फिर आखिरी कदम तक ये शहबाज शरीफ को लेना पड़ेगा, मुस्लिम लीग नवाज को लेना पड़ेगा, उनके कायदीन को लेना पड़ेगा। आगे निकल के जो भी रियासत की मशीनरी सामने खड़ी होती है, हमने 20 मरतबा पुलिस की धमकियां खाई हैं, डंडे खाए हैं, फायर हुए हैं हम पे, कैद हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, खूब पिटाई हुई है हमारी, कई दफा हुई है। हम आगे में पत्थर मैंने खाया था, पेट में आगे सामने से, सर पे लाठी खाई थी 1998 में, लाठी टूट गई थी, सामने खड़े होके खाई थी। तो ये जब तक ये नहीं करेंगे, ये मुस्लिम लीग नवाज पे सारा बार मुस्लिम लीग नवाज और उसकी क़यादत पे है। वरना ये अगर चाहते हैं कि सिंध की तरफ से आगाज हो तो फिर उससे वफाक को नुकसान होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून एतजाज हसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ना पत्थर चले, ना शेलिंग हुई, ना लाठीचार्ज हुआ, ना कोई रैली निकली, ना कोई जलसा हुआ, ना कोई कारकुन नैब के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ नजर आया, और ना ही नैब बिल्डिंग पर हमला हुआ। आज बस कप्तान के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार अकेले ही नैब लाहौर के सामने पेश हुए। 2 घंटों तक नैब के सवालात के जवाबात दिए और फिर ऐसे ही खामोशी से वापस चल दिए। वज़ीर आला पंजाब ने नैब पेशी के हवाले से अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि कौम ने कल कानून शिकनी और आज कानून पसंदी का मुजाहरा देखा। नए पाकिस्तान में कोई कानून से बालतर नहीं है। इंक्वायरी के मामले पर नैब को हकाइक से आगाह किया, जबकि गुज़श्ता रोज़ होने वाली हंगामा आराई के ऊपर नून लीग की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि कल मरियम नवाज की गाड़ी की विंड स्क्रीन को नुकसान पहुंचा। वो पत्थर नहीं हो सकते। आज मरियम नवाज की जानिब से अपनी गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो जारी की गई। मरियम नवाज का ये कहना था कि गाड़ी पर चारों जानिब से पथराव किया गया। विंड स्क्रीन पत्थर से नहीं टूट सकती, गाड़ी की विंड स्क्रीन पर कुछ और लगा है। इस सारी सूरत हाल के बाद फिर सवाल यह है कि अगर वज़ीर आला पंजाब अकेले ज़ाती हैसियत में नैब के सामने पेश हो सकते हैं तो मरियम नवाज क्यों कल पेश नहीं हुई? ऐसे हुकूमती अरकान गुज़श्ता रोज़ की हंगामा आराई को नैब पर हमले की बजाय शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत पर हमला क्यों करार दे रहे हैं? हम सवाल ये है कि जो पत्थर कैमरे की आंख ने लीगी क़यादत की गाड़ियों से निकालते हुए कारकुनों को देखा, क्या इसका कोई जवाब नून लीग के पास है? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपको। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपको कैसे लगता है कि मरियम नवाज साहिबा पर कातिलाना हमला हुआ है? सारे फुटेजेस मौजूद हैं, यकीनन इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि राना साहब, अगर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज बग़ैर प्रोटोकॉल के, कोई कारकुन साथ नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं था, बड़ी खामोशी से गए, 1.5-2 घंटे वहाँ पर रहे, सवालों के जवाब दिए, उसी खामोशी से वापस चले गए, ऐसा आप लोग क्यों नहीं कर सकते थे? मरियम बीबी अकेली क्यों नहीं आ सकती थी कल? पहले नंबर 1 देखें, नैब जो है, नैब को क्यों ज़रूरत है इस बात की कि वो जब भी किसी को बुलाता है तो उसे उसका नोटिस जो है वो कोई हफ्ता 10 दिन बाद में मिलता है, लेकिन मीडिया के ऊपर जो है वो ब्रेकिंग जो है वो पहले चलना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद तफसीलात उसकी चलना शुरू हो जाती हैं कि जी इतने 100 एकड़, इतने 1000 कनाल सरकारी अराजी, बस ये हो गया, वो हो गया। जब आप ऐसा इल्ज़ाम जो है वो किसी ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर लगाएंगे जो पब्लिक एट लार्ज लेवल के ऊपर जो है वो जिसकी पॉपुलैरिटी होगी, जो किसी जमात की जो है वो सरबराह होगी या होगा, तो फिर यकीनन लोगों का उसमें जो है वो इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। और फिर लोग उस दिन, उस वक्त जो है बाकायदा आप वक्त भी बताते हैं कि जी इतने बजे जो है वो पेश होंगी, और अगर इतने बजे पेश ना हुई तो फिर उसके बाद ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो फिर ऐसी सूरत में ये सोशल मीडिया का दौर है। ये वैसे बुज़दार साहब का भी, राना साहब, पिछले 1 हफ्ते से मीडिया पर ही चल रहा है कि 12 अगस्त को नैब ने उनको बुलाया है। तो बुज़दार नहीं, तो बुज़दार कौन सा लीडर है?
बुजदार किसी जमात का लीडर बहरहाल है, वज़ीर आला पंजाब या तो है ना। नहीं तो वज़ीर आला पंजाब जो है वो इस किस्म के वज़ीर आला पंजाब का तो दूसरे दिन कोई नाम नहीं जानता होता। लेकिन जो पॉपुलर जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, उनसे लोगों की अटैचमेंट होती है और लोग जो है वो उनको खबर पहुंच जाएगी वो फलां टाइम या फलां वक्त फलां जगह पे होंगे, तो लोग वहां पे आना जो है वो उसकी ख्वाहिश करते हैं। तो ये जो है ये पब्लिसिटी जो है उनके इस प्रोग्राम की 11 तारीख की और 11 बजे की, ये ना PMLN ने की या वैसे ना इस हमने इवेंट की, की ये तो सारी पब्लिसिटी जो है तो ज्यादा आप लोगों के कारकुनों के आने की वजह से, और कल जो सारी एपिसोड होगी उसके बाद इसकी ज्यादा पब्लिसिटी होगी है, ज्यादा इसको हाईलाइट हो गया ये सारा इवेंट। राना साहब, अगर नून लीग की क़यादत चाहती, आप लोग चाहते तो कारकुनों को मना कर सकते थे। इससे पहले भी तो शहबाज शरीफ पेश होते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पेश होते रहे हैं, मरियम बीबी पेश होती रही हैं, तो इस बार भी अगर आप कारकुनों को मना करते, कोई नहीं आता, मरियम बीबी आती, अपने जवाब देती, वापस चली जाती। नहीं तो हमने नहीं मना तो पार्टी उस वक्त करती ना जब पार्टी को पहले कॉल दे चुकी होती कि जी पार्टी पहले एक दफा ऐलान करती कि जी फलां दिन जो है वो पेशी के ऊपर आपने आना है, और उसके बाद फिर महसूस करती कि उन्हें नहीं आना चाहिए, तो फिर पार्टी उनको मना कर देती। तो मतलब आप लोगों को पता ही नहीं था कि कारकुन आ रहे हैं, पता ही नहीं था? इससे पहले भी कई पेशियां हुई हैं, कोई वहां पे ठीक है वो 10, 20, 50, 100 आदमी आ जाते हैं, तो फिर उसमें क्या है, उन लोगों को घरों में जाके तो हमने खत नहीं पहुंचाने के लिए आप ना आए तो लोग आ जाते हैं। इस मरतबा जो है ये गवर्नमेंट ने जो है वो ज्यादा जो है वो इसको पब्लिसाइज भी किया, और जो है वो इस चीज को फिर उस दिन इन्होंने सुबह जो है वो मीडिया पे चलना शुरू हो गया, वो तकरीबन 8-9 बजे इन्होंने पूरा लाहौर जो है उन्होंने जैम कर दिया। यानी जो ये है इसका नैब का ऑफिस, उसे चारों तरफ जो है वो 2-2 मील से जो है वो उन्होंने बिल्कुल उसको जो है वो लॉकडाउन कर दिया। तो ये खुद हुकूमत ने इस किस्म की इंतजामिया ने जो है वो मामला किया। अगर ये उनकी गाड़ी को वहां पे ना रोकते जहां पे ये तसादम हुआ है, तो उससे तकरीबन 100 मीटर आगे हम वहां पे खड़े थे, वहीं पे जो है वो नैब का गेट है, वहां तक गाड़ी आ जाती। बिल्कुल मैं आप वैसे ये पथराव शुरू हुआ कैसे? आप तो वहां मौजूद थे ना, ये सब शुरू पथराव किसकी तरफ से शुरू हुआ? ये हमसे यहाँ पे हम खड़े थे, यानी यहाँ पे नैब का गेट है, वहां से कुछ 200 मीटर के फासले पर इन्होंने एक ऐसी जगह बनाई हुई थी कि इनका वहां से ही इरादा था कि गाड़ी को अकेले से जो है वो गुजारा जाए और उसके साथ जो कारकुन हो उनको वहीं पे जो है वो रोक दिया जाए। तो इसमें क्या गलत था? इसमें क्या गलत था? मरियम नवाज को बुलाया था ना, उन्हीं का अंदर जाना बनता था। अगर कारकुनों को रोका है तो इसमें क्या गलत किया? कारकुनों को तो नैब ने नहीं बुलाया था ना। नहीं तो मरियम बीबी को उन्होंने वहां नैब पे बुलाया था, या वहां पे कोई जो इन्होंने वो जाली नाकाबंदी की हुई थी वहां पे बुलाया था। उससे 2 मील परे भी एक इन्होंने बैरियर लगाया हुआ था, वहीं पे फिर उतार देते, वहीं से कहते कि अब आप पैदल चल के जाए आगे, इससे आगे जो है वो आपकी ना गाड़ी जा सकती है ना आपके कोई साथ जा सकता है। यानी हर चीज का कोई ना कोई तो जो है वो तरीका होता है। तो वहां पे जब इन्होंने उनकी गाड़ी को गुजारने की कोशिश की, तो वहां पे लाजमी बात है कि कुछ कारकुन जो गाड़ी के साथ थे उन्होंने ये चाहा होगा कि कम से कम जो नैब के गेट तक जो है वो हम चले जाएं। वहां पे हम मौजूद थे, वहां पे हम उनको समझाते, उनको मना करते, मना हो जाते, वो पीछे हट जाते और गाड़ी जो है वो नैब का गेट जो है वो गुजर जाती। लेकिन वहां पे फिर पुलिस ने जो है उनको, इनके हाथों में कोई केमिकल स्प्रे था, वो उन्होंने जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो करना शुरू कर दिया। उससे जो है वो वहां पे लोग जो है वो पीछे हटे हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि पहला पत्थर जो है ना वो किसी तरफ से भी आ जाता है, और वो पता नहीं होता जो पहला पत्थर मारने वाला वो उसका तरीकों से कोई तलक ना हो, और उसके बाद फिर कोई पता नहीं चलता कि फिर आपने ये देखा कि पुलिस जो है वो गाड़ी के ऊपर पथराव कर रही है, पुलिस भागते हुए लोगों के ऊपर पथराव कर रही है। लेकिन हुकूमती लोग तो कह रहे हैं भाई आप लोगों का पहले से प्लान था, एक रात पहले ही आपने लोगों के पैसे बांटना शुरू कर दिए ताकि पत्थर उनको दें, पत्थर लोगों ने गाड़ियों में रखना शुरू कर दिए, ये आप लोगों का प्री प्लान था। ये हुकूमत तो ये इल्जाम लगा रही है आप लोगों पर। तो अगर इनको पता चल गया था कि हमने एक दिन पहले जो है वो पैसे बांटे हैं, पैसों का भी इनको पता है 10 लाख है, ये भी पता है कि किसको लाख दिया और किसको 25,000 दिया। मुझे तो लगता है कि इन्होंने खुद ये मौके पे या तो ये खुद मौजूद थे या बांटे इन्होंने खुद है कि भाई ये काम जो है वो सुबह करवाना है। बाकायदा पता है कि
हजार के नोट किसको दिए और 1 लाख रुपए जो है वो किसको दिया। फिर अगर ये खुद इन्होंने ये नहीं किया तो ये फिर अच्छा राणा साहब, आप किस बुनियाद पर आपने ये बात कल कही कि ये लेजर गन से इनकी गाड़ी पर हमला किया गया? इस चीज के भी कोई एविडेंस है आप लोगों के पास? देखिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की जो शहादत हुई है तो आज तक जो है वो कोई इस बात का अंदाजा कर सका है कि वो जब अपनी गाड़ी में खड़ी थी, नीचे गिरी हैं, तो उनके सर में क्या चीज लगी है? कोई बुलेट का निशान नहीं है, कोई जो है वो जख्म भी नहीं है। तो आज तक कोई अंदाजा कर सका है मासवाए कैफों के कि ये लेजर गन शॉट होगा, ये फलां चीज होगी, फलां चीज होगी। मामला ये है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जेन्युइन बुलेट प्रूफ है, और उसकी गाड़ी के जो है शीशा जो है उसको पत्थर से आप इसी तरह तोड़ दें तो बिल्कुल मेरी गलतफहमी जो है वो दूर हो जाएगी, मेरा इल्ज़ाम भी जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, रूल आउट हो जाएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि इस वाक़े को आप इन्वेस्टिगेट करें, आप इसको रूल आउट करें कि आखिर कौन सी चीज़ है। पत्थर से तो ये नहीं हो सकता, तो अगर ये हो सकता है तो फिर ये क्यों तो आपका मतलब है पत्थर नहीं मारे गए गाड़ी को? इतनी जी पत्थर मारे गए हैं, पथराव उसके ऊपर हुआ है, लेकिन उसका जो विंड स्क्रीन है, जो उसका फ्रंट जो है वो शीशा है, वो जिस तरह से टूटा है और जो उसके ऊपर जो 2 निशान है, वो दोनों निशान आप दिखा दें, किसी एक्सपर्ट को दिखा दें या आप खुद देख लें, वो वीडियो जो है वो वायरल है आप सोशल मीडिया पे भी, वो पत्थर से निशान नहीं वो पड़ सकता, वो पत्थर का निशान नहीं है। ऐसा ताकतवर पत्थर जो है ना वो आज तक मेरा नहीं ख्याल है इससे पहले जो है वो किसी बुलेट प्रूफ पे कितने गिरफ्तार हुए राणा साहब? आज इन्होंने 58 लोग जो है वो अदालत में पेश किए हैं और उनको इन्होंने जेल भेजा है, उनके खिलाफ FIR दी है। हमारी इंफॉर्मेशन या हमें जो लोग कह रहे हैं कि उनके लोग नहीं मिल रहे, वो तादाद को तकरीबन 70 के करीब है। हम इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं और उनमें से कोई 22 के करीब लोग जो हैं वो लाहौर के हैं, बाकी लोग जो हैं वो बाहर के हैं। तो ये अब सूरत हाल जो है वो सामने आई। उनमें से बहुत सारे लोग जख्मी हैं, किसी को जो है वो उनकी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं की गई। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं भी इस सूबे का जो है वो 10 साल वज़ीर कानून की लॉ मिनिस्टर की सीट से मैं लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक़ रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि ये कल इन्होंने जो 60 या 70 लोग इन्होंने पकड़े हैं, उनको जिस तरह से इन्होंने गिरफ्तार किया है, आप मुझे ये बताएं कि एक आदमी को इन्होंने पकड़ा कि जी चलो जी वो चल पड़ा, गिरफ्तार हो गया। अब उसको ये 50 मीटर गाड़ी में बैठाने तक 10 आदमी जो है उसको डंडों से, लातों से मार रहे हैं। किस वजह से? राणा साहब, सानिया मॉडल टाउन जब हुआ तब आप लोगों पर ये ऐसे ही सवालात तब आप लोग की हुकूमत पर भी उठाए जा रहे थे राणा साहब, जो आज आप लोग आज की हुकूमत पर उठा रहे हैं, आज के इदारों पर उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये कहते हैं कि ये जो है वो एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स है। कोई ऑफिसर जो है, कोई आदमी जो है वो पुलिस को नहीं कहता कि आप लोगों को जो है वो इस तरह से मारे और इस तरह से जो है वो लोगों को जलील करें। वहां पे एक आदमी को जमीन पे गिराया, उसकी जो है वो टोपी गिर गई, वो टोपी उठा रहा है और उसको फिर जो है वो डंडे मार रहे हैं। अब ये लोग जो है ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ और आपको मैं ये आप क्योंकि एनालाइज कर रही है चीज को, मैं ये चाहता हूँ कि आपके ऊपर ये बात जो है वो वाज़ेह हो। अब ये जो 60-70 लोग हैं ना, अब या तो ये जिंदगी भर कभी आएंगे नहीं इस किस्म के जो है वो हंगामे में या इस किस्म की गैदरिंग में, और अगर आएंगे साथ जेब में कुछ ना कुछ जो है ना वो चाहे 2 पत्थर डाल के रहें या कुछ ना कुछ। अच्छा, इसका मतलब है अगर अगली पेशी पे साथ आए तो या अगली पेशी पे पत्थर साथ लेके आएंगे, आप ये कह रहे हैं? मैं तो आपको ये जनरल बात कह रहा हूँ कि एक आदमी आराम से खड़ा है, उसको पुलिस पकड़ के उसने किया भी कुछ ना हो, उसको मार के डंडे और उसको गिरफ्तार कर ले और उसके बाद जेल भेज। तो इसका मतलब है नैब को अगली पेशी पर तैयार रहना चाहिए कि कारकुन अगली पेशी में गुस्सा उतारने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वो अदालती फैसला जिसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मुसलसल नैब को ख़त्म करने के मुतालबे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, इस फैसले के खिलाफ आज नैब ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। नैब ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को ज़मानत देने का फैसला वापस लेने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि फैसले के पैराग्राफ नंबर 18 से 48 और 56 से 70 पर भी नज़रसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन पैराग्राफ में संगीन नौयत के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस दी हैं। नैब ने दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फैसले में बाज़ रिमार्क्स ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को मुतासर करेंगे। इन रिमार्क्स की रोशनी में ट्रायल कोर्ट के लिए फैसला करना मुश्किल होगा। फैसले में वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट के खिलाफ सख्त रिमार्क्स हैं। किसी भी अपील या दरखास्त पर हतमी फैसला 3 रुकनी बेंच जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक को जमानत दी। नैब दरखास्त के मुताबिक अदालत ने लार्जर बेंच के वज़ा करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है जमानत का फैसला मुख्तसर लिखा जाए, ताहम 2 रुकनी बेंच ने 87 सफ़ात का फैसला लिखा जो अदालती फैसले के खिलाफ है। नैब ने ख्वाजा बरादरान को शफाफ ट्रायल का मौका दिया। अदालत उज़्मा में दायर दरखास्त के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस एक मखसूस कानून है जो मुल्क में राइज उमूमी जो कवानीन है उन पर फौकियत रखता है। हम आपको बताएं कि गुज़श्ता माह की 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने पैरागॉन सिटी करप्शन केस का एक तफसीली फैसला जारी किया था। इस अदालती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा था कि नैब मतनाज़े है, एहतसाब एक तरफा है और नैब का मकसद वफादारियां तब्दील करना है, सियासी जमातों को तोड़ना, मुखालिफिन का बाजू मरोड़ना और उन्हें सबक सिखाना है। नैब की साख और गैर जानिबदारी मजरूह हो चुकी है। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब यकीनी तौर पर कौमी मफादात की खिदमत नहीं कर रहा। फैसले में यह भी लिखा गया था कि सजा से पहले किसी शख्स को कैद में डाल देना इसकी बहुत बड़ी तजलील और बेइज्जती है। अब इसके खिलाफ जो है इन ऑब्जर्वेशंस के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दी है नैब ने। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपका। राजा आमिर साहब, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तो जब भी कोई केस की हेयरिंग होती है, चले आप ये कराची की पिछले 2-4 दिन से जो हेयरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, आप देख रहे हैं कितने सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं सिंध हुकूमत के हवाले से। इस तरह तो फिर कल को कोई भी उठ के कहेगा जी हमारी साख मुतासिर हो रही है, इस तरह तो फिर सिंध हुकूमत को भी ये नजरसानी की दरख्वास्त दे देनी चाहिए भी हमारी तो साख बड़ी ज़्यादा मुतासिर हो गई है, हम तो काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं रहा। तो ये क्या ये नैब का रवैया दुरुस्त है? क्या समझ कितनी अहमियत है इस नजरसानी दरख्वास्त की? शाजिया, अगर हम थोड़ा सा ट्रैवल बैक कर लेते हैं और चले जाते हैं पनामा के केस पे, तो पनामा के केस में आपको याद होगा उस वक़्त के चेयरमैन कमर जमान थे और उस वक़्त उसमें 5 जजों को ये लिखना पड़ा कि ये इन्वेस्टिगेशन करना या JITs बनाना ये हमारा काम नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं कि नैब अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, नैब ने जो काम करने हैं वो कर नहीं रहा और लगता ऐसे है कि नैब एक 6 फुट के गहरे गड्ढे में दफन हो चुका है। तो वहां से लेके अब तक जो 3-4 चीफ जस्टिस साहिबान आए उन तमाम ने नैब के बारे में यही व्यूज रखे कि नैब की ऑप्टिक्स हमें नजर आती है, नैब रेफरेंस फाइल करता है, लेकिन उसे हतमी अंजाम तक पहुंचाने में नैब ना वो एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, ना वो प्रोसिक्यूशन कर सकता है, जिसकी पे उनकी अदालतों की ऑब्जर्वेशंस, ना सिर्फ अदालतों की, मैं समझता हूं कि इस वक्त इस मुल्क में चाहे वो अपोजिशन की जमातें हों, चाहे इवन हुकूमत खुश हो और सबसे बड़ी हुकूमत खुद हो और सबसे बड़ी बात इवन अवाम, इन तमाम का एतमाद नैब के ऊपर से उठ चुका है। इस मुल्क की में एहतिसाब के नाम पे अब लोगों को एक मजाक लगता है। अब चाहे वो आसिफ अली जरदारी का फर्द जुर्म हो, मरियम बीबी की हाजिरी हो या शहबाज शरीफ के केसेस हो, अवाम कहती है कि ये नैब वो अदारा बन चुका है कि जहां पे ये सियासतदान जब जाते हैं ऑप्टिक्स नजर आती है और अल्टीमेटली नैब इनको अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी तफ्तीश की वजह से, अपनी प्रोसिक्यूशन की वजह से एक लॉन्ड्रिंग की सर्विस बन चुकी है और क्लीन चिट्स मिलना शुरू हो जाती हैं, इनके रेफरेंसेस भी कमज़ोर होते हैं और वो अल्टीमेटली बरी होते हैं। और होता क्या है कि नैब ने चंद सियासतदानों के खिलाफ तो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू किया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े कार्टेल्स, वो बड़े बड़े माफियाज, वो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स, उनके खिलाफ नैब की खामोशी
खामोशी होती है। अगर ये सब और कुछ जब पहले चाहे से जिस इतना वक्त ऑब्वियस हो मर्जी रहा है और चाहे, सबको पता है नाकारदगी के बारे में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन, क्या इससे नैब की साख फिर मुतासिर हो रही है? ये तो सब कुछ हर कोई पहले से जानता है कि क्या कार्रवाई होती है, आप किसको पकड़ते हैं, किसको नहीं पकड़ते हैं, ये तो सबको पता है। अभी देखिए ना, ये ख्वाजा बिरादरान का जो केस है, इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो है कि उनको 16 माह से अगर आपने जेल में रखा है और आप उनको उस जुर्म से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो ये तो उसके मेरिट्स की बातें हो गई। और जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है वो उसके अपने ग्राउंड्स होते हैं। रिव्यू में जाके बेल का कैंसिल होना मुझे एक नामुमकिन सी बात नजर आ रही है। जहां तक ऑब्जर्वेशंस की बात है, तो ये ऑब्जर्वेशंस नैब की अपनी कारकर्दगी की वजह से, और नैब की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो नैब के वजूद में आने से लेके अभी तक, बल्कि इससे पहले वो एहतसाबुर रहमान का जो कमीशन बना था, तब से लेके अब तक हमें यही नजर आया कि ये जो अदारे बनते हैं, जी सैफुर, हाँ, तो हमें ऐसे ही लगा कि ये अदारे वाकई ही सुप्रीम कोर्ट सही लिख रही है कि पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग, किंग्स पार्टीज बनाना और इस किस्म के काम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्हें भी ऐसी ही नैब शूट करती है। और शाजिया, यकीन कीजिए, एक शख्स मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि ये आज की नैब मेरा केस भी खोल ले, उसको खराब कर दे, मैं अदालत से बरी हो जाऊंगा। कल कलाक को पता नहीं कैसी नैब सख्त आ जाएगी जो कवानीन को फॉलो करेगी, जो ह्यूमन राइट्स के जो कवानीन हैं उनको फॉलो करेगी, फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करेगी, तो फिर मुश्किलात हो जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में यही लिखा कि किसी शख्स की जो आप फंडामेंटल राइट्स हैं या उसकी जो लिबर्टी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी लिबर्टी को इस अंदाज में नहीं किया जा सकता कि जब चाहे उसको जितने अरसे के लिए जेल में रखा जाए। तो मैं समझता हूं कि ये रिव्यू भी एक उनकी फॉर्मेलिटी है, अदरवाइज इसमें कोई सक्सेस नैब को नजर नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले भी और बाद में भी उनके कई पुराने सियासतदान दोस्तों की उनसे खफगी और नाराज़गी की खबरें तो ज़ेर गर्दिश रही हैं। किसी ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया तो किसी को इमरान खान ने खुद छोड़ दिया। लेकिन अब 1992 के वर्ल्ड कप में वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी जावेद मियांदाद भी उनसे काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और वज़ीर आज़म की तकरीरों और पॉलिसियों पर खूब तनकीद कर रहे हैं। एक वीडियो में उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब, पता नहीं आप बन क्या गए हैं, क्या बन गए हैं आप, मैं सियासत में आऊँगा और बताऊँगा कि सियासत होती क्या है। जावेद मियांदाद साहब को वज़ीर आज़म की क्रिकेट पॉलिसीज़ पर भी खुसूसी एतराज़ात हैं। इससे पहले उन्होंने गुज़श्ता साल डिपार्टमेंटल क्रिकेट या स्पोर्ट्स बंद करने के हुकूमती फ़ैसले की मुखालफत भी की थी और ये कहा था कि इमरान खान ने खुद सारी ज़िंदगी पैसों के लिए काउंटी क्रिकेट खेली और आज डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करके खिलाड़ियों को बेरोज़गार कर रहे हैं। हमने आज प्रोग्राम में जावेद मियांदाद साहब को कहा कि आएँ आप बात करें, आके उनको दावत दी थी, लेकिन कुछ मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर उन्होंने इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि वो अपने करीबी दोस्तों को, अब साथियों को नाराज़ कर बैठते हैं। अब ये होता कैसे, इंटेंशनली वो करते हैं, अनइंटेंशनली ये करते हैं, अब ये तो वज़ीर आज़म ही बता सकते हैं। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के बानी अरकान भी नाराज़ कहीं हमें जो है ना वो नज़र नहीं आते हैं। वज़ीर आज़म के करीबी साथी जहांगीर तरीन भी अब शुगर स्कैंडल के बाद से गायब हैं। अब जावेद मियांदाद भी इमरान खान से नाराज़ हो चुके हैं। बड़ी एक लंबी लिस्ट है जो इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं, दोस्त हैं, वो नाराज़ हैं आज। क्या वज़ीर आज़म इन्हें मनाएंगे या इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मशवरा ये है कि दोस्तों को ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रखना चाहिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।